आइए अब हम रासायनिक आबंधन से जुड़े हुए कुछ विशेष गुणों को जानें, जिन्हें आबंध प्राचल या बॉन्ड पैरामीटर कहा जाता है। ये वह गुण हैं जो किसी भी रासायनिक यौगिक के गुणों को प्रभावित करते हैं। आइए इन्हें हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आबंध लंबाई। किसी भी अणु में उसके दो परमाणुओं के नाभिकों की साम्यावस्था दूरी उसकी आबंध लंबाई कहलाती है। आबंध लंबाई का मापन विभिन्न स्पेक्ट्रमी विधियों या फिर इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों या एक्सरे विवर्तन विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आबंध लंबाई किसी भी अणु के गुणों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या बढ़ती जाती है, आबंध लंबाई कम होती जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम कार्बन के बीच बंध की बात करें, तो जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो इनकी बंध लंबाई का मान 154 पिकोमीटर होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध बनते हैं तो इसकी लंबाई कुछ कम हो जाती है और बंध लंबाई हो जाती है 134 पिकोमीटर। इसी तरह से जब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध बनता है तो इनकी बंध लंबाई और भी कम हो जाती है, जो कि कहते हैं कि पिकोमीटर के बराबर होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बंध लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आबंध कोटि का मान बढ़ता है, यानी कि परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या बढ़ती है, आबंध लंबाई का मान कम होता जाता है। इसी में हम देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। किसी एक ही अणु में उसके दो समरूप परमाणुओं के बीच नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। यह सहसंयोजक त्रिज्या जब दोनों परमाणु समान हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 या क्लोरीन Cl2 की बात करें, तब दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करके हम इसकी सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब परमाणु भिन्न भिन्न हो, जैसे कि HCl, इस स्थिति में हम दोनों की सहसंयोजक त्रिज्या का मान दोनों परमाणुओं की नाभिक के बीच की दूरी यानी कि DAB = RA + RB इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में हम पहले दोनों नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और इसके बाद यदि हमें दोनों परमाणुओं में से किसी एक की सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्ञात है तो हम दूसरे परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस तरह से हम विषम परमाणु वाले अणु होते हैं उनकी सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद आती है धात्विक त्रिज्या। धात्विक यौगिक जो होते हैं उनकी क्रिस्टलीय अवस्था में, है ना, जो धातुएं होती हैं उनकी क्रिस्टलीय अवस्था में उनके दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा उनकी धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इसी तरह से किसी भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा ज्ञात करके हम उसकी धात्विक त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद आती है वैन डर वाल त्रिज्या। दो भिन्न भिन्न अणुओं, ठोस अवस्था में दो भिन्न भिन्न अणुओं के समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा उसकी वैन डर वाल त्रिज्या कहलाती है। उदाहरण के लिए H2 और H2 दो अणु हैं, इनके दो भिन्न भिन्न परमाणुओं, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा उसकी वैन डर वाल त्रिज्या होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि वैन डर वाल जो बंध होते हैं उनमें ओवरलैपिंग, अणुओं के मध्य कोई भी बंध नहीं होता, उदासीन परमाणुओं के बीच ये बनते हैं, इनके बीच कोई बंध नहीं होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस वजह से वैन डर वाल त्रिज्या की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। यदि हम तीनों प्रकार की त्रिज्याओं की तुलना करें तो सबसे अधिक जो त्रिज्या का मान होगा वह वैन डर वाल त्रिज्या होगी, उसके बाद धात्विक त्रिज्या और सबसे कम मान होती है सहसंयोजक त्रिज्या का, क्योंकि सहसंयोजक बंध में जो परमाणुओं के बीच ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता है, उनके परमाणु पास पास हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो त्रिज्या का मान होता है वो कम आता है।
चलिए दूसरे आबंध प्राचल की बात करते हैं। यह है आबंध कोण। किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को धारण करने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को हम आबंध कोण कहते हैं। चूंकि ये आबंध कोण केंद्रीय परमाणु के चारों ओर ऑर्बिटलों की स्थिति या वितरण को बताते हैं, इससे इनके द्वारा हमें उस अणु की आकृति का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे BeCl2 की हम बात करें तो वहां पर बेरिलियम में उसके दोनों परमाणुओं के बीच जो आबंध कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं, चूंकि 180 डिग्री का कोण में दोनों के बीच की दूरी कैसी होती है, रेखीय होगी। इस तरह से बेरिलियम डाइक्लोराइड की आकृति हमें ज्ञात हो जाती है। इसी तरह से हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के की जो क्या आबंध कोण का मान होता है वह 109.5 डिग्री का होता है। और इस तरह से इनकी जो आकृति होती है वह चतुष्फलकीय होती है। इस तरह से हमें आबंध कोण का मान ज्ञात होने पर हम उनके बीच की उनकी संरचना को, उसकी अणु की आकृति को जान सकते हैं। अब देखते हैं कि आबंध कोण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहले है संकरण का प्रकार। संकरण किस प्रकार का है, इससे हमें आबंध कोण के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम जानेंगे आगे कि sp3 प्रकार का यदि संकरण होगा तो उनके आबंध कोण का मान 109.5 डिग्री होगा। यदि sp2 प्रकार का संकरण होगा तो परमाणुओं के बीच आबंध कोण का मान 120 डिग्री का होता है। इसी तरह से यदि sp प्रकार का संकरण होगा तो उनके बीच परमाणुओं के ऑर्बिटलों के बीच जो आबंध कोण होगा उसका मान 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से संकरण के प्रकार के द्वारा हम किसी भी आबंध कोण के मान को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। यह देखा जाता है कि जिस अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं वहां पर आबंध कोण का मान कम हो जाता है। यदि हम मीथेन या अमोनिया और जल के की तुलना करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तीनों में एक ही प्रकार का संकरण पाया जाता है। तीनों में sp3 संकरण उपस्थित होता है, लेकिन चूंकि मीथेन में एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है इसलिए इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया में चूंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए इसकी जो आबंध कोण का मान है वह 109 से कम होकर 107 डिग्री हो जाता है। और इसी तरह से जल, चूंकि इसमें भी sp3 प्रकार का संकरण उपस्थित है लेकिन चूंकि इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं और इसलिए दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं इसलिए इनके आबंध कोण का मान और भी कम 104 डिग्री रह जाता है। तो इस तरह से लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति भी आबंध कोण को प्रभावित करती है। एक और गुण है, यह है केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह देखा जाता है कि यदि केंद्रीय परमाणु भिन्न भिन्न है तथा इनके जो कॉर्नर परमाणु हैं वो समान हैं, जैसे कि हम अमोनिया NH3 तथा PH3 है ना की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है और इसलिए अमोनिया में आबंध कोण का मान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये तीनों गुण जो हैं वह आबंध कोण को प्रभावित करते हैं। आइए अब जानते हैं तीसरे आबंध प्राचल बॉन्ड आबंध एंथैल्पी के विषय में। गैसीय अवस्था में किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच आबंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन को देखें, जब हाइड्रोजन अणु के दोनों
परमाणुओं के मध्य बंध को तोड़ते हैं तो इसके लिए हमें 436 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर हम यह भी कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में इन दो हाइड्रोजन परमाणुओं के आपस में जुड़कर हाइड्रोजन अणु बनाने पर जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, उसे भी हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं, आबंध ऊर्जा तथा आबंध वियोजन ऊर्जा। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुपरमाणुक अणुओं की, जैसे कि मीथेन, यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन तथा उससे जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन परमाणु, इनकी ऊर्जा देखकर लगता है कि समान होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे मीथेन में ही हम देखें तो इसके चारों कार्बन हाइड्रोजन आबंधों की आबंध वियोजन ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी समान नहीं होती है। इसके लिए एक आबंध एंथैल्पी का मान 100, यदि हम किलो कैलोरी में लें तो इसका मान 104 किलो कैलोरी होता है, तथा 2 आबंधों के लिए इसका मान 106 किलो कैलोरी होता है, जबकि एक चौथे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की आबंध एंथैल्पी का मान 81 किलो कैलोरी होता है। तो ऐसी अवस्था में हम बहुपरमाणुक अणुओं के लिए औसत आबंध एंथैल्पी का मान ज्ञात करते हैं, जो कि इसके भिन्न भिन्न आबंधों की आबंध एंथैल्पी का औसत होती है। और इस तरह से मीथेन के लिए इसकी आबंध एंथैल्पी का मान 99.7 कैलोरी पर मोल होता है। अगला आबंध प्राचाल है आबंध कोटि। किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। जैसे कि फ्लोरीन में दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के बीच एक आबंध है तो हम कहेंगे इसकी आबंध कोटि 1 है। ऑक्सीजन O2 के दोनों परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं, इसलिए इनकी आबंध कोटि 3 हुई। इसी तरह से नाइट्रोजन के बीच दोनों परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं, अतः इनकी आबंध कोटि 3 हुई। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आबंध कोटि है यह आबंध एंथैल्पी के समानुपाती होती है, अर्थात परमाणुओं के बीच जैसे जैसे आबंधों की संख्या बढ़ती है, आबंध कोटि बढ़ती है, इनकी आबंध एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। अधिक आबंध होते हैं तो परमाणु आपस में अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, अतः उन्हें वियोजित करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे इनकी आबंध एंथैल्पी का मान अधिक होता है। दूसरी हम देखेंगे कि आबंध कोटि आबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आबंध कोटि का मान बढ़ता है, यानी कि बंधों की संख्या बढ़ती है, परमाणुओं की आबंध लंबाई कम होती जाती है। तो इस तरह से आबंध कोटि के द्वारा हम आबंध लंबाई तथा आबंध एंथैल्पी की तुलना कर सकते हैं। अगले आबंध प्राचल जिसके हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अनुनाद संरचनाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी अणु की एक लुईस संरचना उसके सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है, और ऐसी स्थिति में हमें एक ही अणु के लिए कई संरचनाएं दी जाती हैं, और इन सभी संरचना को हम विहित संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इन सभी संरचनाओं की जो ऊर्जा है वह समान होती है। इनमें केंद्रीय परमाणु की स्थिति भी समान होती है तथा आबंधित और अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या भी समान होती है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो 2 कैनोनिकल संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो इसमें नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच द्विबंध होता है, जबकि दूसरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एकल बंध पाया जाता है। साथ ही जिसमें एकल बंध होता है उस ऑक्सीजन पर एक ऋणावेश उपस्थित होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम 2 अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
और इस तरह से जो इनकी वास्तविक संरचना होती है, यह माना जाता है कि इन अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर या रिजोनेंस हाइब्रिड होती है। और चूंकि जो अनुनादी संकर संरचना होगी, जो कि काल्पनिक संरचना होती है, उसकी ऊर्जा विभिन्न अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से कम होती है, अतः हम यह कह सकते हैं कि अनुनाद किसी अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। इसी तरह से हम बेंजीन की संरचना देखें तो बेंजीन को भी हम दो कैनोनिकल संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी आबंध लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, जबकि जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी आबंध लंबाई 134 पिकोमीटर होती है। लेकिन जहां पर सभी की आबंध लंबाइयों की लंबाई 139 पिकोमीटर होती है, जो कि एकल बंध तथा द्विबंध की आबंध लंबाइयों का औसत होती है। तो इस तरह से जो इनकी हाइब्रिड संरचना होती है या रिजोनेंस हाइब्रिड संरचना जो होती है, वह इन कैनोनिकल संरचनाओं की तुलना में अधिक स्थायी होती है।